फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का प्रधानाध्यापक एवं सहायक प्रधानाध्यापक का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पार्ट 2 यहाँ पे देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इससे पहले 22 क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 में देख चुके थे। आज हम 23 से स्टार्ट करेंगे। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? तो नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ये हम करते हैं क्यूसे का उपयोग हम लोग नदी के प्रवाह को मापने के लिए करते हैं। अगला है, वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कितना क्षेत्र आता है? तो ये 25% जो है ये वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और जो भारत का लगभग जो 25% है ये हमारा किसके अकॉर्डिंग है? तो ये ISFR जो कि 2019 के आंकड़ों के अनुसार इसको कहा बताया गया है, जिसमें कि वनावरण और वृक्षावरण पूरे भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 24.56 है, यानी 24.56% है। तो इसमें ऑप्शन में 25% दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 25%। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं? तो धान की फसल के 3 मौसम जो पाए जाते हैं वो कहाँ पे? तो ये ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाते हैं धान की फसल के 3 मौसम, यानी कि जो मतलब यहाँ पे तीनों उपयुक्त जो मौसम है ये ब्रह्मपुत्र घाटी में ही है। और ब्रह्मपुत्र जो घाटी का अधिकांश भाग पूर्वोत्तर भारत में आता है। और ब्रह्मपुत्र जो घाटी में आने वाले राज्य हैं वो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मेघालय है और पश्चिम बंगाल। और जो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से जो आने वाले दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अधिक मात्रा में वर्षा होती है। यही कारण है कि यहाँ पे जो मासिनराम या मेघालय जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो सबसे ज़्यादा अगर वर्षा कहाँ होती है तो मासिनराम में होती है। इससे पहले चेरापूंजी में होती थी, अब वर्तमान में मासिनराम में विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य। और मासिनराम में 1221 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि किस क्षेत्र में धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं? तो ये ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाते हैं। अगला है, वर्ष 2015 में भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो ये कौन सा स्टेशन था? तो ये भारती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इससे पूर्व जो भारत द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप में 2 अनुसंधान केंद्र थे, एक गंगोत्री था, दक्षिणी गंगोत्री, और एक था मैत्री, ये स्थापित किए गए थे। जो दक्षिणी गंगोत्री था वो 1984 में स्थापित किया गया था और मैत्री जो था 1988 में इसको स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किस समानता का वचन देता है? तो ये किसकी समानता का? समता और प्रतिष्ठा जो है उसकी अवसर देता है। तो यहाँ पे हैसियत और अवसर दिया हुआ है, यानी हैसियत का मतलब ही होता है प्रतिष्ठा, और अवसर की समानता की बात कही गई। और ये किस में कहा गया है? तो ये जो संविधान के भाग 3 में वर्णित है, जो मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया, जो कि 14 से 18 में उल्लेखित किया गया है। तो यहाँ पे जो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का अधिकार जो है इसमें बताया गया है, जो कि हमारे मौलिक जो अधिकार हैं उसमें इसकी बात कही गई। और ये जो मौलिक अधिकार हैं ये कहाँ से लिए गए? तो ये अमेरिका से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार को। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो ये हमारे टोटल 12 जो सदस्य होते हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 सदस्यों को नामित करते हैं राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति ये अनुच्छेद 80 का के तहत राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार है जो साहित्य में, कला में, विज्ञान में और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव रखता हो। और भारतीय संविधान में यह प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये जो प्रक्रिया है ये आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। अगला देखते हैं, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो ये सूचना अवधि कितने
दिन की होती है? तो ये होती है हमारी 1 माह। लोकसभा में जो सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि होती है वो 1 माह की होती है। यानी कि इसमें लोकसभा में जो भी मतलब सदस्यों द्वारा विधेयक पास किया जाता है उसकी जो सूचना होती है वो 1 माह के अंतर ही दे दी जाती है, जबकि जो सरकारी सदस्यों को विधेयक पेश करने की सूचना की अवधि होती है वो सिर्फ 7 दिन की ही होती है। यदि एक कार्यकारिणी मंत्री द्वारा एक बिल पेश किया जाता है तो उसे सरकारी बिल या सार्वजनिक बिल कहा जाता है, और यदि कोई किसी मंत्री से इतर संसद के अन्य सदस्य द्वारा बिल या विधेयक पेश किया जाता है तो इसे निजी विधेयक कहा जाता है। यानी कि जो निजी विधेयक होता है वो किसी मंत्री से अलग हटके संसद के अन्य सदस्य द्वारा विधेयक पेश किया जाता है, उसे निजी विधेयक कहते हैं। और एक विधेयक जो सरकारी सदस्यों द्वारा विधेयक जो पेश किया जाता है, यानी कि जो कार्यकारिणी मंत्री द्वारा एक विधेयक जो पेश किया जाता है उसे सरकारी बिल या सार्वजनिक बिल विधेयक कहा जाता है, जिसकी अवधि जो है वो 7 दिन की होती है। लेकिन निजी जो विधेयक है उसकी अवधि जो होती है वो 1 माह की होती है। तो 7 दिन की अवधि होती है वो होती है जो सार्वजनिक बिल पास किया जाता है उसकी, और जो निजी है उसकी अवधि 1 माह की होती है। अगला देखते हैं, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो किसके विरुद्ध प्रावधान नहीं है? तो ये राज्य के राज्यपाल के भारत के जो संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो ये राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध चलाने का प्रावधान नहीं है। इसमें जो भारत के संविधान में राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के उप राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए अभियोग चलाने का प्रावधान है, जबकि किसी राज्य का जो राज्यपाल अगर है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर ग्रहण करता है। जब तक वो राष्ट्रपति है तब तक राज्यपाल उसके प्रसाद पर्यंत पद तक ग्रहण करेगा वो। तो यहाँ पे ये जो अभियोग नहीं चलाए जाने का प्रावधान है वो राज्य के राज्यपाल और बाकी सभी जो हैं उनके विरुद्ध अभियोग लगाया जा सकता है। जो राष्ट्रपति हैं या भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं या भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनके विरुद्ध अभियोग लाया जा सकता है, लेकिन ये राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध नहीं। अगला है, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। एक ब्लॉक स्तर पर होता है। तो ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? तो ये ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति होती है। ब्लॉक स्तर पे जो बलवंत राय जो मेहता समिति थी उसकी सिफारिशों पे भारतीय संविधान के 73वें जो संविधान संशोधन 1992 था उसके द्वारा भारत में लागू जो पंचायती राज में 3 स्तर थे, जिसमें कि ग्राम स्तर पर ग्राम सभा होती थी और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती थी और जिला स्तर पे जिला परिषद समिति का गठन किया जाता था। तो यहाँ पे पूछा था कि ब्लॉक स्तर पे कौन सी समिति होती? तो पंचायत समिति होती है। आगे देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? तो ये है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 कहता है कि राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और ये इसमें मतलब अनुच्छेद जो 123 में यह बंद किया गया है कि जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो और राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां वर्तमान में हैं जिनमें तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया हो, तो वह ऐसी परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद ये तो 123 के बाद, और एक अनुच्छेद है 213। 213 के तहत राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की भांति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान होती है। यानी कि जैसे राष्ट्रपति के पास होती वैसे अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की तरह ही एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान होती, लेकिन ये होता है 213 के अनुसार। और इसमें पूछा था कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अनुसार? तो ये इनको 123 के अनुसार। आगे देखते हैं, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना थी।
छठी पंचवर्षीय जो योजना थी इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये कब आई थी, तो ये 1980 से 85 में ये छठी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, जिसमें गरीबी हटाओ नारा दिया गया था। और इससे पहले जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी तो उसमें निर्धनता उन्मूलन उसमें दिया गया था, जो कि 1974 से 78 में आई थी पंचवर्षीय योजना। आगे देखते हैं 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ पे है, तो वो हमारा है कहाँ पे, बिहार राज्य में। ये सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार ये बिहार राज्य में। और बिहार राज्य में जो इसका है 1106 जनसंख्या घनत्व। और इसके बाद जो आता है पश्चिम बंगाल वो 1028 है और केरल में 860 है। ये 3 क्रम से याद रखिएगा कि बिहार, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार हो गया, फिर पश्चिम बंगाल हो गया और फिर उसके बाद जो है हमारा केरल आता है। तो ये सबसे सर्वाधिक पूछा था तो बिहार हो गया, जो कि 1106 है। अगला है उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू की गई। आसरा योजना लागू की गई तो ये कब लागू की गई थी, 2013 में आसरा योजना लागू की गई, जिसमें क्या था कि जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों के जो अल्पसंख्यक बहुल मतलब मलिन बस्तियों में कम लागत पर रियासी मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आसरा योजना की शुरुआत की गई थी। आसरा से पता ही चल रहा है कि जो मकान वगैरह उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये योजना लागू की गई थी और जो कि 2013 में आई थी। निम्न में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है, तो ये कौन थे, तो ये थे R.A. फिशर। R.A. फिशर जो थे इनका पूरा नाम था सर रोनाल्ड अलेमर फिशर। इनको सांख्यिकी का जनक कहा जाता है और इन्हें आधुनिक आंकड़ों का जनक भी कहा जाता है। जबकि भारत में जो सांख्यिकी का जनक थे वो थे P.C. महालनोबिस को माना जाता है। तो इसमें ये R.S. फिशर जो है ये सांख्यिकी के जनक हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है, तो इसमें कितने भाग लगभग है, तो ये हमारा 1 से 5%, 1:5। ये वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है, 1:5। जिसमें कि हमारे सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक वायुमंडल में जो गैसें होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है जो कि 78% होती है और ऑक्सीजन है जो 21 लगभग 20.93 या 21 के लमसम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03 और जो आर्गन होती है वो 0.93। तो इसमें वायुमंडल में ऑक्सीजन का भाग पूछा था तो ऑक्सीजन का भाग जो है 1:5 हो जाएगा। इसमें चिपको आंदोलन संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये पादप संरक्षण पौधों की संरक्षण से संबंधित था ये चिपको आंदोलन। और ये जो चिपको आंदोलन था ये पर्यावरण रक्षा का एक आंदोलन था जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के जो चमोली जिले में 1973 में चलाया गया था। कब चलाया गया था, तो ये 1973 में इसको चलाया गया था। आगे है फ्लाई ऐश है। फ्लाई ऐश क्या है, तो ये ऐश एक लघु कण होता है। तो ये क्या है, लघु एक कण है। ये क्या है, एक लघु कण होता है फ्लाई ऐश। ये जो मतलब उड़न राख बहुत सी जैसे चीज़ें कोयला को जलाने से निर्मित पदार्थ जो कि महीन कणों से निर्मित होती हैं और ये हल्के कण उत्सर्जित गैसों के साथ ऊपर उठ जाते हैं। जो राख ऊपर नहीं उठती वह पेंदी की राख
कहलाती है, जो नहीं उड़ती वो पेंदी वाली राख कहलाती है। और कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न फ्लाई ऐश, जिसे उड़न राख प्रायः चिमनियों से ग्रहण कर ली जाती है। सभी फ्लाई ऐश में SiO2 जितनी भी फ्लाई ऐश है उसमें SiO2 और CaO होती है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसमें उपस्थित होती है। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू की है? तो ये किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है हरियाणा राज्य ने। किसने शुरू की है? हरियाणा। हरियाणा जो राज्य है ये 2015 में चिड़ियाघरों और हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना यहाँ पे शुरू की गई है। आगे है, विसर्पी घर्षण होता है। तो विसर्पी घर्षण क्या होता है? ये सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है। विसर्पी जो घर्षण है, ये घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करते हैं। अगला है, भारी पानी की खोज किसने की? तो भारी पानी की खोज किसने की थी? तो ये थे यूरे। यूरे ने भारी पानी की खोज की थी। आगे देखते हैं, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये गैस होती है एसिटिलीन। एसिटिलीन नामक जो गैस होती है वो कच्चे फलों या हरे फलों को पकाने का एक कृत्रिम ढंग होता है। आगे देखते हैं, पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला रासायनिक तरीका निम्न में से कौन सा है? तो ये क्लोरीनीकरण होता है, ये पानी को शुद्ध करने का एक तरीका होता है जिसमें कि क्लोरीन की गोलियां मिला के जल को शुद्ध किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अस्पताल में निम्न में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो कैथ लैब कहाँ पे होती है? तो ये होती है कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होती है। अगला देखते हैं, पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होती है? तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? तो ये कवक द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अब यहाँ से रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। पुस्तक लेखक तो गीत क्या है? तो पुस्तक को लिखने का काम लेखक करता है, उसी तरह से गीत को अगर लिखने का काम है तो वो गीतकार का हो जाएगा। आगे है कि कूट भाषा में यदि टेबल को VEDNE लिखा जाता है तो चेयर को EJEOT लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में बेंच को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे T और ये V यानी कि 2 बढ़ रहा है, और फिर A से 5 ये 4 का डिफरेंस है, B से D यहाँ पे फिर +2 है, और L से N यहाँ पे फिर +2 है, और फिर E से I यहाँ पे फिर 4 का डिफरेंस है, E 5 और I 9, तो 4 का डिफरेंस हो गया। इसी तरह से अगर नीचे वाला देख लेते हैं, चेयर वाला, तो चेयर ये 3 से 5 यानी कि 2 बढ़ रहा है, H से J यानी कि ये H 8 होता है, J 2 यानी फिर ये +2 है, और A से E यानी कि ये A 1 होता है, E 5 यानी 4 बढ़ रहा है, और I से O I 9 होता है, और ये I से O और R से R 18 होता है, T 20 +2 हो रहा है। तो यहाँ पे बेंच का पूछा है, तो अगर हम यहाँ पे B में +2 ऐड करेंगे, B का 2 होता है, 2 यानी 4, D होना चाहिए, और फिर E से हम यहाँ पे E से I गया था तो हम D के बाद I लिखेंगे। ऑप्शन A और C में D I मिल रहा है। फिर आगे N होता है 14 और +2 करेंगे तो 16 P का होता है, तो P भी मिल रहा है। फिर C होता है 3 और 3 में 2 जोड़ेंगे 5 यानी कि E होता है, तो यानी कि ये इसमें C हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे है, दिल्ली के लिए एक बस हर 35 मिनट बाद छूटती है, और पूछताछ अधिकारी ने एक यात्री को बताया कि दिल्ली की बस अभी 10 मिनट पहले ही छूटी है और आगामी बस 9:35 पर जाएगी। बताइए पूछताछ अधिकारी द्वारा यात्री को सूचना कितने बजे दी गई?
तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जो अधिकारी द्वारा यात्री को बताया गया कि जो आगामी बस का समय है वो 9:35 पर है। तो बस जो है प्रत्येक 35 मिनट पर छूटती। बस कितने समय में हमें छूटती है? ये 35 मिनट बाद छूटती है। तो छोटी बस का जो समय है वो 9:35 पे है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे 9:35 से ये 35 माइनस कर दें तो यानी कि 9 बजे जो समय है ये 9 बजे हमें पता चल गया छूटी हुई बस का समय। तो जो अधिकारी द्वारा जो सूचना मिलने का समय है वो कब हो जाए? ये यहाँ पे कहा था कि दिल्ली की बस अभी 10 मिनट पहले ही छूटी है, तो 9:10 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 9:10। ये अब अंतिम क्वेश्चन है। एक कथन के बाद कार्यवाही के 3 क्रम 1, 2 और 3 दिए गए। आपको कथन में दी गई सब बातों को सत्य मानना है और कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निर्णय लेना है कि कार्यवाही के सुझाव दिए गए क्रमों में से किसका पालन किया जाना चाहिए। कथन है, विनोद को एक पर्स मिला जिसमें पैसे और एक पहचान पत्र है। कार्यवाही का क्रम, पर्स को थाने में जमा करें, पैसे ले लें और ध्यान से पर्स को वहीं रखें जहां वह था। और तीसरा कह रहा है कि कार्ड पर दी गई जानकारी का उपयोग कर उस व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास करें। तो इसमें कौन सा आप इसमें मतलब क्या आप करेंगे इसमें? तो पर्स को थाने में जमा करें, ये भी सही है। और जो ये कार्ड पर दी गई जानकारी का उपयोग कर उस व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास करेंगे, ये भी, यानी कि सी इसमें सही हो जाएगा। 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फिर आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे आप लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब